नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था बालक के सामाजिक विकास के बारे में, जहां हमने देखा था कि एरिक्सन ने बालक के छोटे से बड़े होने के दौरान लगातार होने वाले सामाजिक बदलावों को 8 अवस्थाओं के साथ व्यक्त किया था, हमें समझाने की कोशिश की थी। हमने 8 अवस्थाओं को समझा डिटेल से, कैसे बालक सामाजिक विकास को प्राप्त करता है, सारी चीज़ों को हमने जाना। आज बाल विकास के आयामों की अगली कड़ी में हम आगे चलेंगे बालक के नैतिक विकास की ओर। दोस्तों, बालक के नैतिक विकास की बात करें तो सामाजिक विकास के साथ ही जुड़ा हुआ पहलू होता है नैतिक विकास का। सामाजिक विकास का मतलब समाज के साथ होने वाला व्यवहार, समाज के साथ, समाज के द्वारा समाज में बनने वाला व्यवहार, सामाजिक व्यवहार। जब यह सामाजिक व्यवहार समाज के नियमों, परंपराओं, धारणाओं या मान्यताओं के अनुरूप हो तो यह कहलाता है नैतिक, और उसके अनुरूप नहीं हो तो यह कहलाता है अनैतिक। तो सामाजिक विकास के दौरान बालक में ऐसे संप्रतियों का विकास होना, इस तरह की क्षमताओं का विकास होना जिससे बालक यह निर्णय कर सके कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, और सही गलत के बीच अंतर करना तथा उसमें से सही का चुनाव करना, इस तरह की क्षमताओं के विकास को कहा जाता है नैतिक विकास, नैतिकता का विकास। तो दोस्तों, नैतिकता का विकास बालक में जन्म के साथ ही जन्म से लेकर आगे 20, 25, 30 साल तक और मृत्यु पर्यंत लगातार आगे चलता रहता है। लेकिन इस नैतिक विकास को शुरुआत होने में सामाजिक विकास का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दोनों साथ में चलते हैं, क्योंकि नैतिकता का व्यवहार भी समाज के साथ ही होता है, समाज के अंदर ही होता है। नैतिकता का निर्माण भी समाज के द्वारा ही होता है और समाज के साथ अंतःक्रियाओं के दौरान ही होता है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं किस प्रकार बालक का नैतिक विकास बालक में अंतर्निहित होता है और समाज के साथ व्यवहारों से अर्जित होता है और बालक की नैतिक क्षमताओं को विकसित करता है। बालक का नैतिक विकास। मोरल डेवलपमेंट। दोस्तों, नैतिक की बात करें हम तो नैतिक जो है, नैतिकता को इंग्लिश में कहेंगे हम मोरालिटी। मोरालिटी शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है और यह शब्द है मोरालिटास। मोरालिटास एक लैटिन शब्द है जिससे मोरालिटी का निर्माण हुआ है, और इस मोरालिटास नैतिक शब्द के, मोरालिटी शब्द के रूट वर्ड मोरालिटास का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढंग या चरित्र या फिर नैतिक आचरण। तो जो मोरालिटी है वो बना है लैटिन शब्द मोरालिटास से, जिसका अर्थ होता है ढंग, चरित्र या नैतिक आचरण। किसका ढंग? व्यवहार का ढंग, व्यवहार का तरीका या फिर व्यवहार का आचरण, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अगर हम हिंदी के वर्ड की ओर आए तो नैतिक जो वर्ड बना है, ये नैतिक शब्द लिया है नीति से। नीति के अनुसार जो कार्य होता है, नीति के अनुसार जो कार्य होता है वह कार्य या व्यवहार कहलाता है नैतिक। तो नीति के अनुसार होने वाला व्यवहार कौन सा हो जाएगा? नैतिक व्यवहार हो जाएगा। अब नीति का मतलब क्या? नीति किसे कहेंगे? नीति से आशय यहां पर है समाज की मान्यताएं। किसकी मान्यताएं? समाज के नियम या फिर समाज की
मान्यताएं, समाज की परंपराएं, समाज की धारणाएं या अन्य वो सारी की सारी चीजें जो समाज में अपने आप को परिष्कृत करने के दौरान बन गई हैं। तो यहाँ नीति का मतलब क्या हो गया? किसी भी समाज में व्याप्त ऐसे नियम, ऐसी मान्यताएं, परंपराएं या धारणाएं जो समाज में रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई हैं और समाज ऐसी अपेक्षा करता है कि इन मान्यताओं से, परंपराओं से, धारणाओं से के अनुसार व्यक्ति काम करे। तो इनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वह उसका व्यवहार कहलाता है नैतिक व्यवहार, और इनके विपरीत काम करता है तो वह कहलाता है अनैतिक व्यवहार। तो समाज की नीति के अनुसार जो काम करता है वह कहलाता है नैतिक, और इसके विपरीत काम करेगा तो वह कहलाएगा अनैतिक व्यवहार। तो दोस्तों, इस प्रकार नैतिक या मोरालिटी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर बना है। हम अगर नैतिक विकास की बात करें तो बालक के जन्म के साथ ही उसमें नैतिकता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है, बड़े होने के साथ साथ उसमें परिपक्वता आती है, मानसिक रूप से वह मैच्योर्ड होता है, सामाजिक संबंधों को, रिश्तों को, मान्यताओं को, धारणाओं को समझने के लायक हो जाता है। और जब इसके लायक हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब जाके उसके व्यवहार में कहीं नैतिकता या नैतिकता के व्यवहार प्रकट होने लगते हैं, गुण प्रकट होने लगते हैं। हालांकि होना विकास प्रारंभ से ही हो जाता है, लेकिन आगे चल के ये नैतिक गुण प्रकट होते हैं। तो ये नैतिक विकास के जो गुण प्रकट होते हैं बालक में, इन सबको लेकर कई मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। इसमें दो मनोवैज्ञानिक मुख्य हैं, एक जीन पियाजे हैं, दूसरे कोहलबर्ग हैं। जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नैतिक विकास का अध्ययन किया है। दूसरे हमारे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास को किस प्रकार, किन किन चरणों से यह आगे बढ़ता है, इसको लेकर एक पूरी थ्योरी दी है, एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो हम दोनों में से पहले पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, और उसके बाद समझेंगे जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। किस प्रकार दोनों मनोवैज्ञानिकों ने बालक के नैतिक विकास को सिद्धांत के साथ प्रतिपादित किया है। तो आइए चलते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की ओर। दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने 20 वर्ष तक के बालकों को लेकर एक अध्ययन किया, उनके साक्षात्कार लिए, उनको कई सारी कहानियां सुनाई, और उन कहानियों के आधार पर उन्होंने बालकों के नैतिक उलझनों वाली स्थितियां बताई। उन कहानियों में जो पात्र थे, उन पात्रों के सामने नैतिक निर्णय करने को लेकर उलझने थी। ऐसी सिचुएशन बनाई कहानियों में कि जो पात्र है उसके लिए सही और गलत के बीच चुनाव करना था, निर्णय करना था। उसने किसका चुनाव किया, किसका चुनाव नहीं किया, क्या जो चुनाव किया वह नैतिक था या अनैतिक था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की सिचुएशंस को लेके कई सारी कहानियां 20 वर्ष आयु वर्ग तक के बालकों को कोहलबर्ग ने सुनाई, और उस कहानियों को सुनाने के बाद उनके साथ साक्षात्कार किया और एक टेबल तैयार की। उस टेबल में अलग अलग आयु वर्ग के बालकों से उसने साक्षात्कार के आंसर लिए, और फिर उनका विश्लेषण करने के बाद एक निर्णय लिया कि बालकों में जो नैतिक विकास होता है वह नैतिक विकास 3 अलग अलग स्तरों के साथ होता है। तो संपूर्ण नैतिक विकास को कोहलबर्ग ने 3 स्तरों में विभाजित किया, और इन 3 स्तरों के साथ 6 अवस्थाएं प्रतिपादित की, और उन्होंने इन 6 अवस्थाओं को प्रत्येक स्तर के साथ क्लासिफाई किया। पहले स्तर में 2 अवस्थाएं दी, फिर दूसरे स्तर में अगली 2, और तीसरे स्तर में अगली 2 अवस्थाएं दी। इस प्रकार संपूर्ण नैतिक विकास को लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत के साथ प्रतिपादित किया। कोहलबर्ग ने अपने प्रयोगों में कई सारी कहानियां सुनाई। उनमें से एक महत्वपूर्ण कहानी है जो प्रचलन में भी है, उसको थोड़ा शेयर करता हूं, फिर आगे हम चलेंगे कोहलबर्ग की ओर। कोहलबर्ग ने जो कहानियां सुनाई थी उनमें से एक कहानी है जो यूरोपियन कंट्री की है। यूरोपीय देश में एक पात्र है जिनका नाम है हाइजेन। हाइजेन की पत्नी बहुत बीमार है, बहुत भयंकर बीमार है, वह मरने की स्थिति में है। अब जब डॉक्टर्स को दिखाता है तो डॉक्टर्स का कहना यह है कि एक पर्टिकुलर दवाई है ये वाली, ये दवाई आप अगर लेके आते हैं तो आपकी पत्नी बच सकती है, अगर ये दवाई इसको नहीं मिलती है तो ये जीवित नहीं रह पाएगी, इसको जिंदा रख पाना मुश्किल है। जब ये बात हाइजेन सुनता है तो तुरंत वह बाजार में जाता है, केमिस्ट दवाई वालों के यहाँ पता करता है, तो उसको पता चलता है कि हाल ही में एक व्यक्ति है जिसने इस दवाई को बनाया है और वह उसको मिल सकती है।
जब उस केमिस्ट के पास में जाता है उस दवाई को लेने के लिए, केमिस्ट को जाके बोलता है कि भाई मेरी पत्नी बहुत गंभीर बीमार है, उसकी मृत्यु होने वाली है, यह दवाई उसको चाहिए, अगर यह दवाई मिल जाती है तो उसकी जान बच जाएगी, अगर यह दवाई नहीं मिल पाती है तो उसका बच पाना बड़ा मुश्किल है। केमिस्ट उसकी बात सुनता है और उसे कहता है बिल्कुल आप ले जाओ दवाई, किसने मना किया? तो उसने पूछा भाई क्या कीमत है? तो केमिस्ट ने जो दवाई की लागत थी उससे 10 गुना ज्यादा कीमत उसको बताई, और यह कीमत हाइजेन के हैसियत से बहुत ज्यादा थी। जो ही हाइजेन ने कीमत सुनी तो हाइजेन को लगा बहुत ज्यादा कीमत है, उसने कहा कि थोड़ी कम कीजिए। उसने तो केमिस्ट ने बोला नहीं, मैंने बड़े मुश्किल से इसको तैयार किया है, मैं इससे पैसा कमाऊंगा और मैं इसकी कीमत कम नहीं कर सकता। जो ही हाइजेन ये बात सुनता है तो तुरंत वो वापस आता है, अपने दोस्तों से बात करता है, रिश्तेदारियों से बात करता है, सब जगह पता करता है, कुछ पैसा लोगों से उधार लेता है और कहता है कि भाई मुझे अभी दवाई लेने के लिए दे दो, वापस आपको पैसे लौटा दूंगा। लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हाइजेन जो है पर्याप्त पैसा जुटा नहीं पाता है। जब पर्याप्त पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है, कम पैसा उसके पास इकट्ठा होता है, तो जो भी होता है उसको लेके जाता है केमिस्ट के पास। जाकर केमिस्ट को बोलता है कि भाई ये पैसा है, मुझे दवाई दे दो। केमिस्ट उसको देखता है कि ये पैसा तो पर्याप्त नहीं है, मैं आपको दवाई नहीं दे सकता हूं। अब यह सोचने के बाद हाइजेन को विचार आता है कि अगर मुझे दवाई नहीं मिलती है तो मेरी पत्नी तड़फ तड़फ कर मर जाएगी, तो मुझे किसी भी तरीके से दवाई हासिल करनी है। तो हाइजेन उस केमिस्ट को बोलता है, दवाई विक्रेता को बोलता है कि भाई दिखाओ तो सही दवाई है कैसी, फिर मैं बाकी पैसे भी लाके दूंगा। केमिस्ट जो ही लाके दवाई उसको दिखाता है तो हाइजेन तुरंत उसको उससे छीन के भाग जाता है और दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचता है, पत्नी को दवाई देता है और पत्नी स्वस्थ होने लगती है। इतनी कहानी सुनाने के बाद लॉरेंस कोहलबर्ग बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, अलग अलग आयु वालों से। क्या क्वेश्चन करते हैं? कोहलबर्ग बच्चों से पूछते हैं कि क्या हाइजेन को दवाई चुरानी चाहिए थी? क्या हाइजेन को अपनी पत्नी को बचाने के लिए दवाई को चुराने के अलावा और भी कोई तरीका था? क्या जो दवाई चुराई उसने, यह काम उसके लिए उचित था या अनुचित था? क्या केमिस्ट जो उसको 10 गुना दाम पर बेच रहा था, केमिस्ट के लिए यह उचित था या अनुचित था? क्या ऐसा कोई कानून होना चाहिए जिससे कोई भी केमिस्ट या दवाई बनाने वाला एक निर्धारित कीमत से ज्यादा कीमत नहीं वसूले? ऐसे कई सारे प्रश्न उसने बच्चों से पूछे और एक टेबल तैयार की। इस टेबल में आए उत्तरों के आधार पर, बच्चों के एक्सप्रेशंस के आधार पर उसने अवस्थाओं को बांटा, नैतिक विकास को, और एक टेबल तैयार की और उसे कहा गया कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो एक बार समझते हैं थोड़ा सा, फिर डिटेल से समझेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। इस नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने क्या किया? 20 वर्ष आयु तक के बालकों के साथ अध्ययन किया और उसमें कई सारी कहानियां सुनाई। कहानियों के पात्रों के आधार पर उसने नैतिक विकास के 3 स्तर प्रतिपादित किए। कितने स्तर प्रतिपादित किए? नैतिक विकास के 3 स्तर, और इन 3 स्तरों में छह अवस्थाएं दी। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं प्रतिपादित की। एक बार समझते हैं कौन कौन से स्तर कोहलबर्ग ने दिए हैं। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्तर जो दिए हैं, नैतिक विकास के स्तर,
लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं। पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, और दूसरा स्तर फ्रेंड्स परंपरागत स्तर, तीसरा स्तर है पश्च परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर को कोहलबर्ग ने प्रारंभिक बाल्यावस्था के साथ माना है, शिशुअवस्था के साथ माना है, और यहाँ पर कोहलबर्ग कहते हैं कि यह वह अवस्था है जहाँ बालक में नैतिक विकास प्रारंभ तो हो जाता है लेकिन व्यवहार में प्रदर्शित नहीं होता है। तो एक तरह से सामान्यतः हम क्या कहेंगे कि बालक में यहाँ नैतिकता लगभग नहीं होती है, या होती भी है तो वो आत्मकेंद्री होती हैं। बालक इस अवस्था में खुद के साथ सीमित होता है, खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यवहार करता है, या फिर चीज के बदले चीज देने वाला व्यवहार करता है। इससे आगे तक की नैतिकता बालक में नहीं होती है। यही बालक जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसको परंपरागत स्तर कहा जाता है, परंपरा धारण स्तर कहा जाता है, या रूढ़िगत स्तर भी इसको कहा जाता है। मोरल डेवलपमेंट की स्टेज भी इसको कहा जाता है। परंपरा धारण यहां पर होने लगती है। देखो, परंपरागत स्तर का मतलब क्या हो गया कि बालक यहां पर सामाजिक मान्यताओं को थोड़ा थोड़ा मानना शुरू कर देता है। यहां तो क्या था, पहली स्टेज में तो बिल्कुल भी वो नैतिकता को नहीं मानता, थोड़ा बड़ा होता है तो वो थोड़ी बहुत नैतिकता को मानने लगता है, चीज के बदले चीज लेने और देने के साथ समझने लगता है। लेकिन थोड़ा और बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसमें सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं और नैतिकताओं को धारण करने की क्षमताएं आने लगती हैं, वह उनको समझने और स्वीकार करने लगता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो वह सामाजिक मान्यताओं के साथ समझौता करने लगता है, उनको स्वीकार करने लगता है, धारण करने लगता है। इस प्रकार परंपरा धारण की अवस्था इसको दूसरे स्तर को कहा है। और आगे चलें तो पश्च परंपरागत स्तर, यह वह स्तर है जहां बालक में नैतिकता बनने लगती है, नैतिकता बन जाती है, नैतिकता वाला व्यवहार बालक करने लगता है। इन तीनों स्तरों में कोहलबर्ग ने फिर से दो दो अवस्थाएं दी हैं। जैसे हम पहले स्तर की बात करें तो यहां भी 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था का नाम है पूर्व नैतिक विकास की अवस्था, पूर्व नैतिक विकास की अवस्था। दूसरी अवस्था का यहां पर नाम है आत्मकेंद्रीय अवस्था, आत्मकेंद्रीय अवस्था, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज को कहते हैं। अगर हम अगले स्तर की बात करें तो यहां इसने फिर 2 अवस्थाएं दी हैं। तो अवस्था नंबर 3 यहां पर आ जाएगी, एक ये, 2 ये, तीसरी यहां पर। इसको कहेंगे हम परंपरा धारण अवस्था, परंपरा धारण अवस्था। चौथी अवस्था यहां पर है सामाजिक मान्यताओं की अवस्था, सामाजिक मान्यताओं की अवस्था। और आगे चलें तीसरे स्तर पे तो यहां पर नंबर 5, पांचवी अवस्था यहां पर है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। और छठी अवस्था का नाम है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। इस प्रकार 3 स्तरों में 6 अवस्थाएं प्रतिपादित की, और इन 6 अवस्थाओं के साथ नैतिक विकास को होना कोहलबर्ग ने प्रकाशित किया, प्रतिपादित किया, या फिर इस सिद्धांत में उसने स्पष्ट किया। तो आइए आगे चलते हैं एक बार कि किस प्रकार इन 6 अवस्थाओं में बालक नैतिक विकास को आगे बढ़ाता है और किस प्रकार उसके व्यवहार में नैतिकता स्पष्ट दिखाई देती है या झलकती है। देखिए, बालक का नैतिक विकास, नैतिक जो शब्द है वो इंग्लिश में मोरालिटी कहा जाता है,
यह लैटिन शब्द मोरालिटास से बना है, जिसका अर्थ होता है ढंग, चरित्र या उचित व्यवहार। प्रत्येक समाज के कुछ निश्चित मान्यताएं बनाई हैं। क्या बनाई है? निश्चित मान्यताएं बनाई हैं। जो व्यक्ति उन सामाजिक मान्यताओं का पालन करता है उसके व्यवहार को नैतिक व्यवहार की संज्ञा दी जाती है, और जो इन सामाजिक मान्यताओं का पालन नहीं करता है उसके व्यवहार को अनैतिक व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। गेने ने नैतिक व्यवहार की या नैतिकता को परिभाषित करते हुए एक डेफिनेशन दी है। क्या कहते हैं गेने? मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं होता है। देखो, दो चीजें हैं यहां पर। पहली चीज क्या? मानव के संस्कार, और दूसरा क्षमताएं। तो ये किसके लिए है? नैतिकता के लिए है कि जब एक बालक छोटे से बड़ा होता है, मानव का विकास हो रहा होता है, तो मानव के संस्कारों में बदलाव आता है, उसकी क्षमताओं में बदलाव आता है। यह जो बदलाव है, कौन सा बदलाव है? जो बाहर से लिया जाता है, बाहर से धारण किया जाता है, जन्मजात नहीं होता, अपने इंस्टिंक्ट नहीं होता है, इंस्टिंक्ट के साथ नहीं होता है, इनेट नहीं होता है, इसको धारण किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं होता है। जो चीजें जन्मजात होती हैं वो तो बालक के बड़े होने के दौरान स्वतः ही विकसित होती हैं। जैसे बालक के हाथ की लंबाई होनी है, हाथ में मजबूती आनी है, तो ये सारे के सारे परिवर्तन तो ऑटोमेटिक होने हैं। बालक जैसे जैसे बड़ा होगा ये सब चीजें उसके साथ बनी हुई है, जन्मजात क्षमताओं में है। लेकिन ये जो नैतिक विकास है यह धारण किया जाता है, उसके बड़े होने के साथ साथ स्वतः नहीं होता है। और ये किस तरह से कहा उन्होंने? ये संस्कारों के साथ कहा और क्षमताओं के साथ कहा। आगे चलते हैं। कोहलबर्ग बालक का नैतिक विकास का सिद्धांत। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने 20 वर्ष आयु तक के बालकों के साथ साक्षात्कार के आधार पर नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था का एक प्रतिमान प्रस्तुत किया और नैतिक विकास के 3 स्तर तथा 6 अवस्थाएं प्रतिपादित की। देखते हैं इन अवस्थाओं को। दोस्तों, पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर भी इसको कहते हैं, पूर्व रूढ़ि स्तर भी कहते हैं, प्री मोरल लेवल इसको कहा जाता है। ये जो पहला स्तर है, पहला लेवल है, इसमें 2 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 अवस्था पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरी है स्वकेंद्रीय अवस्था। फिर जो दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर भी कहते हैं उसको, नैतिक स्तर भी कहते हैं, रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं, कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल भी इसको कहा जाता है। यहां फिर उसने तीसरी अवस्था बताई परंपरा धारण अवस्था, और चौथी सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की उन्मुखता, ओरिएंटेशन। उसके बाद अगला स्तर है पश्च परंपरागत स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर या पश्चात रूढ़िगत स्तर भी इसको कहा जाता है। यहां पर फिर से 2 अवस्थाएं और हैं। 5वीं अवस्था है आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था, और 6ठी अवस्था है आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था। आत्म चेतना का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में जागरूक रहना, अपने आप के बारे में चिंतन मनन करना, अपने बारे में विचार करना, यह कहलाता है आत्म चेतना, सेल्फ अवेयरनेस। तो इस प्रकार 3 स्तरों के साथ कोहलबर्ग ने 6 अवस्थाएं प्रतिपादित की हैं। आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये जो पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत स्तर, पहला जो स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, यहां पर बालक क्या करते हैं? आई बेटर शेयर दिस टॉय और मम्मी विल बी मेड। ये कहता है कि ये जो खिलौना है ये शेयर करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये आत्म केंद्रीय होता है, खुद के लिए होता है। दूसरे स्तर की बात करें तो यहां पर कन्वेंशनल लेवल होता है। इस कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है? वी नीड टू वर्क टुगेदर एज ए टीम। यहां पर टीम के रूप में काम करने की भावना होती है, क्योंकि सामाजिकता नैतिकता धारण हो रही होती है, बालक इसको स्वीकार कर रहा होता है। कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं इसको। तीसरा स्तर जो होता है, तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है पोस्ट कन्वेंशनल। आई डोंट केयर इफ इट द लॉ इजंट नॉट राइट एंड इट्स नॉट फेयर। ये परवाह नहीं करते हैं, यहां पर ये नियमों को नहीं मानते हैं शुरुआत में, या फिर नियमों के साथ चैलेंज करने वाली स्थिति बनती है। ये मानने लगते हैं कि नियम बनाए गए हैं, इनको बदला भी जा सकता है। इस तरह से 3 स्तरों के साथ बालक में नैतिक विकास होता है। आइए प्रत्येक अवस्था को हम डिटेल से समझते हैं, एक एक लेवल के साथ, बढ़ती हुई आयु के साथ। देखिए सर, नैतिक विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था है, फिर समझना 3 स्तर दिए हैं, प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं विभाजित की हुई है। पहली अवस्था का नाम है पूर्व नैतिक अवस्था या दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, इंग्लिश में कहेंगे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। देखिए, ये पहली अवस्था वह है जहां पर बालक
दंड या आज्ञाकारिता या आज्ञा के कारण ही नैतिक आचरण करता है। अगर उसको सजा देने का भय नहीं हो, उसको ऑर्डर नहीं दिया जाए, तो वह नैतिक कार्य नहीं करता है। गलत और सही में फर्क करना नहीं जानता है। यहां सही और गलत में फर्क करने के पीछे उसका पैरामीटर केवल यह होता है, सजा या डर होता है। जिस काम को करने से सजा मिलती है उसको वो नहीं करता, और जिसको काम को करने से सजा नहीं मिलती है उस काम को वह करने लगता है। बस नैतिकता को लेकर इतना ही कॉन्सेप्ट बालक के मस्तिष्क में यहां पर होता है, क्योंकि यह बालक की छोटी अवस्था होती है जहां लगभग 2 वर्ष तक का बालक कोहलबर्ग ने रखा है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता का अभाव पाया जाता है क्योंकि बालक में अभी इतनी सामाजिकता विकसित नहीं हुई है। नैतिक तर्क अधिनियम के परिणाम पर आधारित होता है, न कि इस बात पर कि अधिनियम स्वयं अच्छा है या बुरा है। इसका मतलब बहुत सीधी सी बात है कि जो भी काम वो कर रहे हैं वो काम सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, इसकी समझ बालकों में यहाँ पर नहीं होती है। सिर्फ इसके परिणाम के आधार पर तय होता है कि इस काम को करने से परिणाम अगर अच्छे आए तो फिर यह काम सही है, इस काम को करने से परिणाम बुरे आए तो फिर ये गलत है। और परिणाम का यहाँ पर क्या पैरामीटर होता है, या तो आज्ञा मिले उसके लिए या फिर उनको सजा मिले। बालक अपनी मर्जी का मालिक होता है और मर्जी का मालिक बनकर आचरण करता है। आप याद कीजिए, पीछे हम जब बाल विकास की अवस्थाओं पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि ये शुरुआती अवस्था होती है जहां बालक अपनी स्वेच्छा से संवेगों का प्रदर्शन करता है, उसका जो मर्जी है व्यवहार करता है। इस तरह के व्यवहार को मर्जी के मालिक वाला व्यवहार कहा जाता है। जब आदमी मर्जी के हिसाब से काम करेगा तो नैतिकता उसके ऊपर लागू नहीं हो पाती है। यहाँ नैतिक सोच सजा से संबंधित होती है, पनिशमेंट से संबंधित होती हैं। जिस काम के लिए पनिशमेंट मिलेगा उसको नहीं करना, बस यही ध्यान रखता है। जिसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा उसको कर लेना है, इतनी ही समझ बच्चे में होती है। सजा एवं पुरस्कार सही और गलत की भावना पर हावी होते हैं। और यहाँ पर प्रश्न क्या होता है, मैं सजा से कैसे बच सकता हूँ। बस एक ही चीज बच्चे के दिमाग में होती है कि मुझे वह काम नहीं करना जिससे पनिशमेंट मिलता है, बाकी कोई भी काम वो आसानी से कर लेता है। तो सिर्फ इतना ही मोरालिटी लेवल बच्चे में यहाँ पर होता है, और यह लेवल समाज की दृष्टि में मोरालिटी में काउंट नहीं होता, इसलिए इसको पूर्व नैतिक अवस्था भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है बालक में भी नैतिकता नहीं है। यहां आप देख पा रहे हैं डायग्राम में एक पनिशमेंट की सिचुएशन आपको दिखाई जा रही है। हालांकि यह नकारात्मक चीज है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अगली अवस्था की ओर चलते हैं। अगली अवस्था दोस्तों स्वकेंद्रित अवस्था या साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। यहां पर जिस चीजों में बालक का खुद का इंटरेस्ट होता है, सेल्फ रुचि होती है खुद की, उसकी तरफ ही वह उन्मुख होता है, उसी से ओरिएंटेड बिहेवियर वह करता है। इसलिए इसको बोलते हैं साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता। साधनात्मकता मतलब हो गया जो भौतिक चीजें हैं जिससे उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, उनके अनुसार ही काम करने के लिए वह उन्मुख होता है, ओरिएंटेड होता है। स्व केंद्रित अवस्था भी इसको कहते हैं, वह खुद के साथ ही केंद्रित होता है, अपनी ही स्वार्थ के साथ व्यवहार करता है। तो बालक यहाँ पर पिछली अवस्था में तो वह बिल्कुल ही नैतिकता वाला नहीं था, अनैतिकता सी उसमें थी। अनैतिकता नहीं कहेंगे, नैतिकता का अभाव उसमें था। नैतिकता का अभाव था, नैतिकता नहीं थी। अब यहां नैतिकता बन तो रही है, लेकिन किसके ऊपर सेंटर्ड है, खुद के ऊपर केंद्रित है। बालक अपने ही विचारों में रहता है, अपने को जो अच्छा लगता है वही काम करता है, और उसकी नैतिकता और अनैतिकता खुद के स्वार्थ के साथ जुड़ी होती है। बालक के स्वार्थ की अगर पूर्ति कर दी जाए तो वह छोटा मोटा नैतिक व्यवहार कर सकता है, वरना नैतिक व्यवहार नहीं करता है। पिछली अवस्था में तो नैतिक व्यवहार बिल्कुल ही नहीं कर रहा था, लेकिन यहां स्वार्थ की पूर्ति की जाने पर वह नैतिक व्यवहार कर सकता है। जैसे बालक के मन में एक विचार आता है कि मैंने अगर इस बच्चे को पेंसिल दी है तो ये मुझे इसका इरेजर वापस देगा, या मुझे आवश्यकता होगी तो यह मुझे पेन देगा। क्यों देगा? क्योंकि मैंने इसको पेंसिल दी है। तो इस तरह का साधन के साथ उन्मुखता वाला, सापेक्षता वाला व्यवहार यहां पर पाया जाता है। तो यहां पर उम्र कितनी हो गई? 2 से लेकर 7 वर्ष, स्कूल से पहले और पहली दूसरी क्लास की आयु हो गई। इसमें बालक स्वार्थ की पूर्ति होने पर नैतिक अन्यथा अनैतिक व्यवहार करता है। यहां बालक सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है। देखो इसको समझते हैं, हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बालक सामाजिक परंपराओं को, सामाजिक नियमों को स्वीकार नहीं करता, सिर्फ यह मानता है कि जो मेरे लिए फायदे वाली चीज है, जिसका मेरे साथ हित जुड़ा हुआ है, उसको करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। जैसे
एक छोटा बालक होता है, छोटे बालक ने स्कूल में देखा कि उसका एक मित्र है जो थोड़ा अमीर है, अमीर परिवार का दोस्त है। वो रोजाना नए नए पेन लेके आता है, नई नई पेंसिल्स लेके आता है, नए नए इरेजर लेके आता है। उसके बैग में हमेशा कई सारे कलरफुल पेंसिल्स रहते हैं, कई सारे इरेजर्स रहते हैं। और ये जो बच्चा है जो उसको देख रहा है, ये गरीब परिवार से है, इसके पास में कभी कभी तो एक पेंसिल होती है जो भी टूटने के बाद खराब हो जाती है। अब किसी दिन इसके पास एक भी पेंसिल नहीं है। फैमिली में इसने कहा, लेकिन घर पे सुबह मम्मी नहीं थी, पापा नहीं थे, तो पेंसिल इसको मिल नहीं पाई। अब इसको पेंसिल की आवश्यकता है, खुद के पास पेंसिल नहीं है। इसके दोस्त के पास कई सारी पेंसिल्स हैं, अच्छी वाली है, कलरफुल है। अब यह बच्चा क्या सोचता है कि मेरे पास नहीं है लेकिन इसके पास बहुत सारी हैं, अगर मैं इसमें से एक पेंसिल ले लेता हूं, इसको चुरा लेता हूं, तो ये गलत नहीं है। इस तरह की मोरालिटी बालक में पाई जाती है। इसलिए कहते हैं कि यहां बालक सोचता है अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है। बराबरी का लेन देन वाला व्यवहार होता है। बहुत सीधी सी बात है, मैंने समझाया। अगर इसने किसी को पेन दिया तो यह अधिकार मानता है कि मुझे पेंसिल वापस मिल जाएगी। अगर आज किसी बच्ची ने अपना टिफिन शेयर किया है एक बच्ची के साथ, तो यह सोचती है कि कल ये भी मुझे अपना टिफिन शेयर करने वाली है। आज थोड़ी सब्जी इसकी टिफिन की उसने दी है तो कल उसको सब्जी वापस मिलेगी। इस तरह का यहाँ नैतिकता का मापदंड बच्चों में पाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न क्या होता है, मेरे लिए, इसमें मेरे लिए क्या है, एक लाभ के लिए भुगतान। तो यहां पर हर चीज में जो भी काम करता है उसमें सोचता है कि मैं क्यों करूं, इसमें मेरा क्या फायदा, मेरे लिए क्या है इस काम में। इस तरह के प्रश्न बच्चों के मस्तिष्क में चलते रहते हैं। हर काम को करने से पहले, हर बात को मानने से पहले बालक पूछता है कि मैं क्यों करूं, मेरा इससे क्या फायदा। हाँ, मुझे कोई फायदा हो, इसके बदले मुझे कुछ मिल रहा हो तो मैं ये काम कर सकता हूं। इस तरह की नैतिक व्यवहार की सिचुएशन कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत की दूसरी अवस्था में पाई जाती है, जो 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक कोहलबर्ग ने मानी है। चलते हैं सर अगली अवस्था की ओर। तीसरी अवस्था है परंपरा धारण अवस्था, इंटरपर्सनल अकॉर्ड ऑफ कन्फर्मिटी। ये बाल्यावस्था में यहां पर मानी है कोहलबर्ग ने। परंपरा धारण का मतलब हो गया, यहां पर बालक सामाजिक मान्यताओं को, परंपराओं को धारण करने लगता है, स्वीकार करने लगता है, मानने लगता है। यहां पर बालक जो है वो अपने माता पिता के साथ प्रभावित होता है, माता पिता की बातों को मानने लगता है और माता पिता के द्वारा बताई गई बातों को ही यहां सबसे पहले नैतिकता के दायरे में यह स्वीकार करता है। बालक और बालिकाएं ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे अपने माता पिता की नजर में ये अच्छे बनते हैं, अच्छे बनने का प्रयास करते हैं, हर इस तरह के काम को महत्व देते हैं जो इनको इनके माता पिता की नजरिए में या उनकी दृष्टि में अच्छा माने। इसीलिए कोहलबर्ग ने इसको गुड बॉय और गुड गर्ल की स्टेज भी कहा है। लेकिन यहाँ पर नैतिक विकास का जो कनेक्शन होता है, नैतिक विकास बनने की जो स्थिति होती है वो माता पिता के द्वारा होती है और माता पिता के कारण वह छोटी छोटी चीजों को स्वीकार करने लगते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। पहली अवस्था मैंने समझाई, वहां पर नैतिकता नहीं है। दूसरी अवस्था मैंने समझाई, वहां नैतिकता बन रही है लेकिन आत्मकेंद्री है और उसके बदले स्वार्थ की पूर्ति की जाए तो वह कर सकता है। तीसरी अवस्था जहां हम बात कर रहे हैं, यहां नैतिकता भी है लेकिन नैतिकता माता पिता के द्वारा कही गई बातों के आधार पर तय हो रही है। देखते हैं सामाजिक स्वीकृति सही या गलत। ये पहले वाला पॉइंट देखते हैं। उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता यहां पर पाई जाती है। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन यहां पर होता है। लड़का अच्छा लड़का बनना चाहता है, लड़की अच्छी लड़की बनना चाहती है। इसमें बालक के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर चरित्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है बाल्यावस्था में। बालक उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए उचित आचरण करने का प्रयास करता है। एक बार पीछे चलते हैं वापस। मैंने जब आपको बाल्यावस्था पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि बालक में यहां समूह निर्माण शुरू हो जाता है। अभी सामाजिक विकास में ही मैंने आपको समझाया था, जब समूह निर्माण शुरू हो जाता है, बालक समूह में रहने लगता है, दोस्तों के साथ खेलने लगता है, तो दोस्तों के साथ खेलने के दौरान उसमें चीजों को लेने देने का भाव बनने लगता है। उसके समझ में आने लगता है कि मैं अगर एक तरह का व्यवहार करूंगा तो ऐसा ही व्यवहार मुझे वापस मिलेगा। मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, ऐसा उसमें आभास होने लगता है। इसलिए नैतिक विकास यहां पर प्रारंभ हो जाता है।
सामाजिक स्वीकृति सही या गलत क्या है, यह दूसरों द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बालक अभी नैतिकता को मानने तो लगा है, लेकिन सही गलत का निर्णय खुद नहीं कर पा रहा है। दूसरों के द्वारा कहे गए कार्यों के आधार पर, दूसरों के द्वारा बताई गई चीजों के आधार पर वो सही और गलत का निर्धारण कर पा रहा है। पूर्व किशोर अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए उन लोगों से प्रशंसा और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करते हैं जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। पीछे मैंने आपसे कहा था वीर पूजा एक आदर्श को मानते हैं, तो यहां पर वही सिचुएशन आ रही है। जो पूर्व किशोरावस्था वाले बालक होते हैं, नैतिकता के मामले में जिनको वह आदर्श मानते हैं, जिनके जैसा बनना चाहते हैं, उनको खुश रखने के लिए, उनसे प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं। तो यहां आचरण नैतिक होने के पीछे आधार क्या है? अपने माता पिता के अनुसार बताई गई बातों को मानना या फिर अपने आदर्श के अनुसार बताई गई बातों को मानना। सही गलत का मापदंड तय कौन करते हैं? माता पिता या फिर बच्चे के आदर्श जिनके जैसा वो बनना चाहते हैं, उनकी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उचित कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। बालक माता पिता के द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों को अपनाते हैं, उन्हें माता पिता की नजर में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनाते हैं। चिंता यह है कि बालक लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यहां पर जो क्वेश्चन चलता रहता है बच्चों के मन में, पूर्व किशोरों के मन में, वो क्या होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसीलिए वह अच्छा लड़का, गुड बॉय और गुड गर्ल बनना चाहता है कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, मुझे अच्छा कहें, मेरे लिए अच्छी बातें करें। बस ये उसके माइंड में चलता रहता है। इस चीज की पूर्ति करने के लिए वह नैतिक आचरण की ओर उन्मुख होता है, उसका ओरिएंटेशन इस ओर होता है। सामाजिक मानदंडों को धारण करने लगता है, लेकिन किसके द्वारा धारण करता है? माता पिता के द्वारा, अपने आइडल के द्वारा, दूसरों के द्वारा। खुद में सही गलत करने की क्षमता भी नहीं बनी है। आगे चलें। अगली अवस्था है दोस्तों नंबर 4, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उन्मुखता। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। यहां पर अथॉरिटीज, देखो अथॉरिटीज का मतलब क्या है, प्राधिकरण का मतलब क्या है। बालक जहां भी है वहां किसके नियम चल रहे हैं, किसकी वहां पर सत्ता है, किसका प्रभाव है, ये कहलाता है प्राधिकरण। जैसे बालक अगर परिवार में है तो परिवार में पापा की सत्ता है या मम्मी की सत्ता है, किसकी बात चलती है, किसकी, कौन तय करता है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है, क्या सही है। तो ये वहां का प्राधिकरण हो गया। क्लास में जब बैठा हुआ तो क्लास में जो टीचर सामने है वो उसका अथॉरिटी है। क्लास के सामने जो टीचर है वो तय करेगा कि मेरे आधे घंटे में या मेरे कालांश में सही क्या है और गलत क्या है, तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। स्कूल में अगर संपूर्ण की बात करें तो वहां संस्था प्रधान और बाकी स्टाफ है वो तय करता है। एक बच्चा बस में बैठा है तो बस का ड्राइवर, कंडक्टर और वहां जो सवारियां हैं वो तय करती हैं कि कैसा व्यवहार करना है और कैसा व्यवहार नहीं करना है। तो यह है अथॉरिटी का मतलब। सत्ता या अथॉरिटी या प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उन्मुखता। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो बच्चा होता है, जो किशोर होता है, समाज की जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उन व्यवस्थाओं को बनाए रखने वाला व्यवहार उसमें बनता है। इसलिए इसको कहा जाता है प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उन्मुखता। उसका व्यवहार इस ओर ओरिएंटेड होता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन होता है। उसका नैतिक चिंतन का आधार क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, जो व्यवस्था पहले से बनी हुई है उसके अनुसार कार्य और व्यवहार करना। यह कोलबर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती हैं। देखो पिछले वाली अवस्था में तो क्या था, वहां पर माता पिता जो कह रहे हैं, अपना कोई आदर्श जो कह रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है वही सही है। बालक खुद अपना निर्णय नहीं कर रहा है, उसको सही मान रहा है, उसके अनुसार काम कर रहा है। यहां पर क्या कर रहा है? जो समाज की मान्यताएं बनी हुई हैं, समाज की जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सामाजिक आदेश, जो कानून है, न्याय है, कर्तव्य है, इन सबको वह सही मानता है और इनके आधार पर वह अपने व्यवहारों को करता है। या फिर यूं कहें कि बालक में नैतिकता का विकास करने के लिए यहां पर जो कारक जिम्मेदार हैं वो कारक हैं सामाजिक आदेश, सामाजिक व्यवस्थाएं, कानून, न्याय और सारी की सारी चीजें जो समाज में उसको अभी यहां पर कर्तव्यों पर आधारित बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही व्यवहार करना चाहिए। इस अवस्था का जो किशोर, मान लीजिए कहीं बस में टिकट लेना है
और टिकट विंडो पे थोड़ी भीड़ है और एक लाइन बनी हुई है, तो किशोर उस लाइन का सम्मान करेगा, उस ऑर्डर का रेस्पेक्ट करेगा, अपनी बारी का इंतजार करेगा और अपनी बारी आने के बाद ही विंडो से टिकट लेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को धक्का देके वो बीच में चला जाए। इस तरह का यहाँ पर नैतिकता वाला व्यवहार किशोर में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि बालक में यहाँ नैतिकता बनने के पीछे जो कारक हैं, कौन से कारक हैं? सामाजिक व्यवस्थाएं कारक हैं। इसलिए इसको सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उन्मुखता वाली अवस्था कहा जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है बालक, और कोहलबर्ग ने उसे अगली अवस्था कहा है, जो 5वीं अवस्था है, जिसका नाम है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था या फिर सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता। यहां पर आत्मचेतना का मतलब होता है स्वयं के बारे में अवेयर होना, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में चिंतन मनन करना, खुद के बारे में सोचना, यह आत्मचेतन होता है। तो यहां पर जो है यह आधारहीन होता है, मतलब लॉजिकल नहीं होता है, वो कल्पनाओं में रहता है, अपने बारे में ज्यादा सोचता है, इसलिए आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था इसको कहा है। दूसरा नाम क्या है? सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता। यहां पर समाज के जो बंधन है उनको मानने की ओर आगे अग्रसर होता है, उसकी तरफ ओरिएंटेड होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यहाँ समाज में जो बंधन है, समाज में जो चीजें हैं, परंपराएं हैं, धारणाएं हैं, ठेका प्रणालियां बनी हुई है, उन सबको किशोर मानना लगता है, इसलिए इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहा जाता है। किशोरावस्था में यह व्यवहार बनता है। आत्मचेतना का अर्थ अपने विषय में चिंतन करना। इस अवस्था में बालक के व्यवहार में भावनाओं की प्रधानता होती है, अतः बालक सामाजिक मान्यताओं का विरोध भी कर देते हैं। देखिए किशोर जो है, पीछे मैंने आपको बताया था संवेगात्मक विकास, तो हमने जाना था कि पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था जो होती हैं, यहाँ पर संवेग प्रबल होते हैं, संवेगों का व्यवहार होता है, बालक के व्यवहार में भावात्मकता, संवेगात्मकता, उत्तेजनाएं, इन सब की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसके चलते कई बार सामाजिक मान्यताओं का वो विरोध भी कर देता है और वह सामाजिक परंपराओं को मानने के लिए मजबूर नहीं हो पाता है। इसके पीछे कारण क्या है? उसके व्यवहार में बनने वाले संवेग जिम्मेदार होते हैं। अगला बिंदु क्या है? एक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहां पर किशोर को क्या चीजें सही है और क्या गलत है, इसके लिए प्रेरित किया जाता है। कानून और व्यवस्था ही यहां पर नैतिकता का आधार होता है। देखो पीछे तो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको वह मान रहा था, लेकिन अब कानून पे आ गया है। समाज की मान्यताओं को, परंपराओं को, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ जो कानून है, हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो चीजें हैं उसके अनुसार बालक सही और गलत का निर्णय कर रहा है। तो यहां पर बालक की नैतिकता को बनाने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। व्यक्ति कानून का पालन करेगा क्योंकि यह एक कानून है। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के विचार यहां पर किशोर में पाए जाते हैं। आगे चलें अगले अवस्था की ओर। तो अगली और अंतिम अवस्था जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को लेकर दी है, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया कि जो नीतियों को लेकर यूनिवर्सल चीजें बनी हुई हैं, उन्हें कहा जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था। अब क्योंकि यहां पर जो किशोर है वो बड़ा हो गया है, प्रौढ़ हो गया है, और जब प्रौढ़ हो गया है तो सब जगह क्या नीतियां हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो बनी हुई हैं, उन सार्वभौमिकता को स्वीकार करने लगता है और सारे के सारे यूनिवर्सल एथिक्स को वह मानने लगता है। या फिर यूं कहें कि अब उसमें नैतिकता बनने के पीछे जो कारक काम कर रहा है, जो फैक्टर्स नैतिकता बना रहा है, वो कौन से फैक्टर्स हैं? यूनिवर्सल एथिक्स हैं, सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत यहां पर नैतिकता बनाने का काम कर रहे हैं। यहां पर सैद्धांतिक अंतःकरण या फिर चेतना होती है, वह जो थ्योरीज होती हैं, सिद्धांत, उनके साथ में वो इंटरेक्शन करता है, प्रिंसिपल्स के प्रति कॉन्शियसनेस यहां पर उसमें आ जाती है। यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। सर्वाधिक या अधिकतम नैतिक विकास प्रौढ़ावस्था में हो जाता है, इसलिए सर्वोच्च अवस्था इसको कहा जाता है। देखो सर्वोच्च क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि सामाजिक विकास भी पहले पूरी तरह से नहीं हो पाया था, मानसिक विकास भी पूरी तरह से नहीं हो पाया था। प्रौढ़ावस्था में आने के बाद सामाजिक विकास भी पूरा हो जाता है, मानसिक विकास भी पूरा हो जाता है। लगभग सारे विकासों में, सारे पक्षों में किशोर यहां पर परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए प्रौढ़ावस्था नैतिक विकास की उच्चतम अवस्था होती है और विकास के सभी
पक्षों में सबसे देर से विकसित होने वाला पक्ष भी नैतिक विकास ही होता है। अन्य सारे विकास के पक्ष इससे पहले ही परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सबसे देर तक परिपक्वता जिस पक्ष में होती है बालक में, वह उसका नैतिक विकास होता है। व्यक्ति मानसिक शक्तियों के द्वारा प्रेरित होकर समाज के प्रति आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अब इसके लिए नैतिकता बने उसमें कौन से कारक काम कर रहे हैं? इसकी खुद की मानसिक शक्तियां, क्योंकि खुद में ही नैतिकता बन गई हैं। अब यह सही और गलत का निर्णय स्वयं कर रहा है। जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं उसके आधार पर हर गतिविधि को सही और गलत निर्णय कर सकता है। अब यह क्या करता है? सही और गलत के बीच निर्णय करते हुए सही कार्यों को करने की कोशिश करता है, समाज में उचित आदर्श स्थापित करने की कोशिश करता है नैतिकता के मायने में। इस स्टेज पर प्रौढ़ पूछना शुरू करते हैं, एक अच्छे समाज के लिए क्या है? अब क्योंकि वो समाज के साथ गतिविधियां कर रहे हैं, समाज में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो अच्छे समाज के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर करने लगते हैं। वे उन अधिकारों और मूल्यों पर विचार करते हुए समाज के बारे में सोचना शुरू करते हैं जिन्हें समाज को बनाए रखना चाहिए। तो यहां पर वैचारिक क्रिया हाई लेवल की हो जाती है, मोरालिटी के साथ जुड़ जाती हैं, अच्छे और उच्च समाज की और विचार और चिंतन मनन प्रौढ़ों में होने लगते हैं। प्रौढ़ मानता है कि जो कानून गलत है उन्हें बदला जा सकता है। अब यहाँ क्योंकि इतना ज्यादा इसका नैतिक विकास, सामाजिक विकास और मोरल डेवलपमेंट हो चुका है, इसको समझ में आ गया है कि कोई चीज भले ही अब तक नियमों में थी, कानून में थी, लेकिन अगर आगे चल के इसका प्रभाव गलत पड़ता है तो इसको बदला जाना चाहिए, ताकि हमारा सामाजिक जो व्यवहार है, परंपराएं हैं या जो नैतिकता है, वो आने वाले समय में ठीक हो सके। इस तरह का लेवल उसको कोहलबर्ग के अनुसार छठी अवस्था में मिल जाता है। प्रौढ़ सामाजिक न्याय और सामान्य भलाई पर आधारित कार्य करते हैं। यहाँ जो इनका ओरिएंटेशन होता है वो सामाजिक न्याय, सामाजिक भलाई या समाज का अच्छा भविष्य, आदर्श समाज, आदर्श सोसाइटी, इन सबको लेकर इनकी नैतिकता काम करने लगती है। इनका ओरिएंटेशन वहां तक डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार कोहलबर्ग ने 3 स्तरों के साथ 6 अवस्थाएं प्रतिपादित की और इन अवस्थाओं के साथ कैसे कैसे बालक का विकास होता है नैतिक दायरे में, उसको स्पष्ट करने की कोशिश की। कोहलबर्ग के इस नैतिक विकास के सिद्धांत की कई लोगों ने आलोचनाएं भी की हैं। क्यों आलोचनाएं की हैं, किन किन आधारों पे की है, एक बार वहां बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना में देखो, पहला बिंदु क्या है? केवल नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार को महत्व दिया है कोहलबर्ग ने। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भाई जब एक बालक बड़ा हो रहा है या उसका विकास हो रहा है, तो क्या सारे के सारे काम नैतिक ही करेगा? अनैतिक भी तो करेगा, गलत चीजें भी तो करेगा। जैसे एक चोर चोरी करता है तो वह यह मानता है कि मेरे लिए चोरी करना अच्छा है, बुरा नहीं है, उसकी नजर में वही नैतिक है। क्यों नैतिक मान रहा है वो? क्योंकि वह चोरी करने के माध्यम से अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा है, परिवार को चलाता है, तो उसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि चोरी करना नैतिक है मेरी नजर में। इसलिए यहां पर कहा है कि केवल नैतिक आदर्शों को ही महत्व दिया जाना, नैतिक व्यवहार को ही महत्व दिया जाना उचित नहीं है। आलोचना करते हुए कोहलबर्ग के लिए ऐसा कहा गया। दूसरा क्या है? केवल नैतिक तक का अनुमान का मूल्यांकन यहां पर किया गया है। यहां पर कुछ आलोचक कहते हैं कि केवल नैतिक जो है, नैतिक व्यवहार का ही मूल्यांकन किया गया है, जबकि हर एक व्यवहार नैतिक नहीं होता, नैतिक के साथ दूसरे व्यवहार भी होते हैं, प्लस उसके परिणाम तक भी जाना चाहिए। तो परिणाम तक यहां नहीं गए कोहलबर्ग, केवल नैतिक आचरण की शुरुआत तक ही यहां पर गए हैं। संस्कृति और नैतिक तर्क को सार्वभौमिक मानना, यहां पर आलोचक क्या कहते हैं कि कोहलबर्ग ने जो संस्कृति जिसके साथ बालक का व्यवहार बन रहा है, उसके अलावा जो नैतिक तर्क है, रीजनिंग है, जिनके द्वारा नैतिकता बन रही है, इनको कोहलबर्ग ने सार्वभौमिक माना है। अर्थात जिन बच्चों के साथ उसने काम किया, जिन बच्चों को कहानियां सुनाई, जिस देश में, जिस क्षेत्र में उसने काम किया, उस व्यवहार को, वहां की संस्कृति को, उन बच्चों के नैतिक तर्क को कोहलबर्ग ने सबके लिए मान लिया कि हर एक बालक, हर एक देश में, हर एक संस्कृति में ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन बालकों के जवाब जो थे
जिनसे बच्चों ने क्वेश्चन किया था, जिन पर अध्ययन किया था, वो वहां की लोकल कल्चर से प्रभावित थे, वहां के लोकल सामाजिक धारणाओं से, परंपराओं से प्रभावित थे। जबकि ऐसा नहीं होता है। एक चीज जो एक परिस्थिति में गलत है, वही चीज दूसरी परिस्थिति में सही भी हो सकती है, दूसरी संस्कृति में उसको सही भी माना जा सकता है। जैसे मैं एक बात करूं संस्कृति को लेकर, हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर प्री मैरिकल सेक्सुअल जो रिलेशंस होते हैं उसको सामाजिक रूप से अनैतिक माना जाता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें या फिर वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहां यह अनैतिक नहीं है। तो एक ही चीज यहाँ की संस्कृति में अनैतिक है, वही चीज दूसरी संस्कृति में नैतिक होती है। तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि कोहलबर्ग ने जो संस्कृति जिसके आधार पर नैतिकता बनाने की बात कही है उसको यूनिवर्सल मान लिया है, सब जगह लागू होती है ऐसा मान लिया है। केवल परिवार को ही नैतिक विकास का आधार माना है। कोहलबर्ग ने यहां पर कहा है कि शुरुआत में जो है वो दंड के डर के मारे बच्चा नैतिक काम करता है, फिर वो स्वार्थ की पूर्ति होती है तो नैतिक काम करता है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वो परिवार के द्वारा चीजों को सीखता है, धारण करता है, स्वीकार करता है, गुड बॉय गुड गर्ल माता पिता के आचरण का ही वहां पर अनुसरण करता है। तो यहां पर आलोचनाकर्ता कहते हैं कि केवल परिवार ही बालक में सामाजिक और नैतिक व्यवहार को नहीं बनाता, क्योंकि बालक केवल परिवार के साथ ही विकसित नहीं होता है, परिवार के अलावा उसके दोस्त भी हैं, खेल का मैदान भी है, विद्यालय भी हैं, और उसके पीयर्स जो उसके लंगोटिए दोस्त हैं वो भी होते हैं, अड़ोस पड़ोस भी होता है, और भी कई सारे फैक्टर हैं जो बालक में नैतिकता को तय करने के लिए कारक के रूप में भूमिका निभाते हैं। और लास्ट आलोचनाकर्ता क्या कहते हैं कि यहाँ पर लिंग विभेद को महत्व नहीं दिया गया है, इसमें बालक और बालिकाएं, महिला और पुरुष दोनों को ही इन्होंने समान मानकर नैतिकता को विकसित होना बताने की कोशिश की है। जबकि प्रैक्टिकली बात करें तो नैतिकता के मापदंड जब विकसित होते हैं तो बालक और बालिकाओं में कई बार डिफरेंट होते हैं। कुछ नैतिक आचरण गर्ल्स में ज्यादा बन जाते हैं, अच्छे से बन जाते हैं, पहले बन जाते हैं, तुलनात्मक दूसरे पक्ष बालकों में नहीं बन पाते हैं। जैसे मैं सिंपली बात करूं, हमारे अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहां भी कोई भी बेटा जो है वो अपने बूढ़े माँ बाप को बहुत अच्छे से केयर करे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई बेटे अपने माँ बाप की केयर नहीं करते हैं, लेकिन यही बात अगर बेटी के साथ करें, आप 100 बेटियों के साथ विश्लेषण करके देखो तो वो बेटी अपने माता पिता को ज़्यादा बेटर केयर करती हैं। तो बेटे की बजाय माता पिता की केयर की बात बेटी पर ज़्यादा अच्छे से लागू होती है। हाँ, ये बात अलग है कि यही बेटी जब बहू के रूप में होती है तो विचार बदल जाते हैं, लेकिन माता पिता के लिए बेटी के नज़रिया अलग होता है। तो और भी कई मामले में जहाँ आप देखेंगे तो लड़का और लड़की, बालक और बालिका दोनों में जो नैतिकता का विकास होता है, यहाँ कई पक्षों में कई सारे व्यवहार और गुणों में विभेद होता है। लेकिन कोहलबर्ग ने इस बात को नज़रअंदाज किया है। कोहलबर्ग ने सभी के लिए एक तरह के नैतिक आचरण को मानते हुए अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास में किन चीजों को छोड़ा है, किसको नजरअंदाज किया है। ऑप्शंस में 2 चीजें थी, जो दोनों में से जो सही ऑप्शन था वहां पर महिला और पुरुषों की बात थी और संस्कृति की बात थी। यह ऑप्शन सही माना गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार कोहलबर्ग ने बालक के छोटे से बड़े होने के दौरान लगातार समाज के साथ जब वह इंटरेक्शन करता है, जब समाज के साथ गतिविधियां करता है, इस समाज के साथ होने वाली गतिविधियों में कैसे वह विभिन्न अलग अलग मापदंडों से, अलग अलग तरीकों से आयु बढ़ने के साथ साथ चीज़ों को सही और गलत मानता है और धीरे धीरे सही और गलत के बीच खुद निर्णय करने लगता है और आगे चल के समाज को आदर्श बनाने के लिए काम करता है। तो ये नैतिकता लगातार उसमें लगातार आगे बढ़ने के साथ बनती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन को हम यही बाइंड अप करेंगे। अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, जहां हम बात करेंगे कि नैतिक विकास को जीन पियाजे ने कैसे अपने सिद्धांत में परिभाषित करने की कोशिश की है, जीन पियाजे कैसे नैतिक विकास को मानता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के साथ।